भारत की किसी की कोचिंग में देख लो, सबसे ज़्यादा टेस्ट सीएलसी में करवाए जाते हैं। सीएलसी के 3 ही मंत्र सबसे मुझे अच्छे लगे यहाँ पे, टेस्ट सीरीज, कैंप और असेंबली। नीट में क्या है कि आप एक चीज़ करो लेकिन उसको बार बार करो तो आप उसको अच्छा कर पाओगे। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बॉस रहते हैं और फिर टीचर्स हैं आगे। टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब आप कभी भी आपके पर्सनल डाउट्स भी उनसे पूछ सकते हैं। नीट जेई की तैयारी में सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इतनी लंबी जर्नी होती है, 2-3 साल तैयारी करनी होती है, तो उसमें स्ट्रेस फील नहीं हो, उसके लिए आपको अच्छा माहौल मिलना चाहिए। यहाँ पे वो माहौल सीएलसी में क्रिएट करवाया जाता है। हम लोग कोचिंग्स में हमें ब्लड पढ़ा दिया, ब्लड्स के कंपोनेंट बता दिए, क्लास की हो गई, थ्योरी हो गई, उसका टेस्ट हो गया। पर वहाँ ऐसा नहीं होगा, आपकी पहले थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे कि ब्लड कैसा दिखता है, आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। बॉस सुबह 7-8 बजे समथिंग और फिर रात को 12 बजे यहाँ से जाते हैं। इतना पास में घर है फिर भी वो बॉस का यहाँ पे टिफिन आता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे मंजिल मिली तो उन्हें मज़ा आ रहा है। आज हम हैं सीएलसी में और सीएलसी में नीट और जेई में पास आउट छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है और उनमें से एक साथी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पूरे सफ़र की और इनके संघर्ष की कहानी, कि आखिर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा। कृष्णपाल सिंह हैं जो जालोर से आते हैं और सीकर सीएलसी में इन्होंने नीट 2024 में 720 में से 705 अंक हासिल करके इन्हें एम्स ऋषिकेश मिला है। आई एम राइट? एम्स ऋषिकेश मिला है। और ये हर किसी का सपना होता है कि वो जब नीट या जेई की तैयारी करें तो उन्हें वो एजुकेशन मिले जिन्हें वो पाना चाहते हैं लक्ष्य। आपका स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है? 705 नंबर आए हैं 720 में से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब पहले जैसे हम तैयारी कर रहे थे, आज के बारे में बता दूं, आज हमारा वैसे सीएलसी में विजय उत्सव का प्रोग्राम है। ये मतलब जब से सीएलसी शुरू हुई थी, हाँ, इवन 1996 से तब हमारे आदरणीय बॉस श्रवण जी मतलब हर साल सेलेक्टेड बच्चों का, जैसे कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद एक प्रोग्राम रखते हैं, जिसके बाद मतलब उनके फैमिली वाले भी सारे साथ में होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है और सारे बच्चे भी एक बार मीटअप हो जाते हैं जी। तो ये प्रोग्राम रखा गया कल और आज, 1-2 दिन का प्रोग्राम था ये। उसमें हम सब लोग दोस्त भी मिले, हमारे परिवार वाले भी आए, तो उनको भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल। अब मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। आपने कैसे सोचा, आपके जहन में कब आया, किस समय कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर ही क्यों बनना है? डॉक्टर मतलब ऐसी बात है कि एक बार 8th-9th में क्लास में जब मैं था, मुझे कुछ इंजरी हो गई थी जी। तो हमारे पास के अस्पताल में हम गए, तो वहाँ मैंने देखा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, मतलब बहुत एक्सीडेंट हो रखा था खतरनाक वहाँ पे। तो वो लोग उनको लेके आए हॉस्पिटल में और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इज़ नो मोर। तो मतलब तब से मुझे लगा कि लोगों की लाइफ बचाना ही सबसे, मतलब आपको कुछ करना है तो लोगों की लाइफ बचा सकते हो आप अच्छे करने के लिए। इसलिए उसी 8th-9th में आपने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है। तब मुझे लगा कि डॉक्टर बनना वर्थ इट है कुछ, अगर लाइफ में आप अच्छा करना चाहते हो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। फिर आपने जब आपने नीट की तैयारी करने की सोची होगी तो बहुत सी संस्थाएं हैं, इवन कोटा जैसे शहर हैं जहाँ एजुकेशन हब है, उसके बाद में सीकर भी बड़ा एजुकेशन हब, और यहाँ भी दर्जनों ऐसी कोचिंग हैं जो नीट की तैयारी कराते हैं। सीएलसी को चुनना क्यों तय किया, या इससे पहले कहीं और भी आपने ट्राई किया था? सीएलसी के बारे में कैसे पता चला? पहले तो अभी तो आपको कोटा का माहौल पता ही होगा, इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है, कॉम्पिटिटिव यहाँ भी है, पर वहाँ क्या थोड़ा कि मतलब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जैसे कि सीएलसी का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आपको रोज़ असेंबली होती है, हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है, पारिवारिक माहौल मिलता है, तो यहाँ क्या है आपको स्ट्रेस और डिमोटिवेटेड फील नहीं रहते आप। हमारे बॉस है, जैसे बॉस खुद रोज़ असेंबली में आते हैं, मैं खुद रोज़ असेंबली ज्वाइन करता था, तो वहाँ पे आप मतलब स्ट्रेस का माहौल नहीं रहता। इस फील्ड में मतलब नीट जेई की तैयारी में सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इतनी लंबी जर्नी होती है, 2-3 साल तैयारी करनी होती है, तो उसमें स्ट्रेस फील नहीं हो, उसके लिए आपको अच्छा माहौल मिलना चाहिए। यहाँ पे वो माहौल सीएलसी में क्रिएट करवाया जाता है। तो इसके अलावा आपने कोई और ट्राई किया था, या फिर आपको पता था कि सीएलसी में ऐसा वातावरण नहीं, है? जैसे सीएलसी का पहले ऐसे चलता था कि लाइव करवाते थे बॉस, तो सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा, लॉकडाउन के अंदर जो हाँ, लाइव, लॉकडाउन के माध्यम से लाइव होते थे, वहाँ से आपको पता वहाँ चला? से पता चला। तो फिर डायरेक्ट आपने फिर सीएलसी डायरेक्ट मैंने कहा एक बार भ्रमण करके आते हैं सीएलसी का, पर फिर जैसे पता चला, और हमारे काकू साहब अभी यहाँ पे टीचर फैकल्टी हैं, ठीक बात है, तो उन्होंने भी बताया, भगवत सिंह जी। सजेस्ट किया आपको। हाँ, फिर मैं सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टीट्यूट में आए, इससे पहले आप जालोर ही आपकी स्टडी रही है? हाँ, जालोर बाड़मेर मयूर स्कूल में।
बाड़मेर मतलब जालोर के पास में बाड़मेर आता है, लेकिन आप जालोर से सीख कर आए हैं, करीबन 500-600 किलोमीटर। किलोमीटर दूर है। और यहाँ इतने दूर घर से दूर रहना मुश्किल होता है कि घर वालों से अचानक इतनी दूर चले जाना। कैसा माहौल फील हुआ सीएलसी में आने के बाद में? क्या वो घर वालों की याद आना या नहीं, पहले तो मतलब 2-3 दिन महीने भर ही लगा कि मतलब कहाँ आ गए, सारे दिन पढ़ना होता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर जब धीमे धीमे हम माहौल में अनुकूलित हो गए, रोज़ शाम को असेंबली होने लगी, मोटिवेशन सेमिनार्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बॉस रहते हैं और फिर टीचर्स यहाँ के। टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब आप कभी भी आपके पर्सनल डाउट्स भी उनसे पूछ सकते हैं। एकेडमिक्स तो है ही, पर्सनल डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम है, हॉस्टल्स में प्रॉब्लम है या फिर, और बॉस मतलब आप ऐसे सोचोगे इतने लोग हैं तो बॉस, आप अगर आप बॉस से एक बार मिलोगे ना, आप सबका नाम जानते होंगे वो। अच्छा, हाँ, तो आप उनसे पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। किसी संस्था का मालिक ये करे, बहुत बड़ी आपके बात साथ होती कभी है। कोई ऐसी चीज़ें हुई कि आपको कोई ऐसी बात हो कि हाँ, मतलब मैथ्स में, हॉस्टल के मैथ्स में एक बार मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैं बॉस के पास गया तो बॉस बोले कि आप सीएलसी का मॉइस ज्वाइन कर लो। मतलब आउट ऑफ सीएलसी के हॉस्टल में नहीं था। फिर बॉस से बात की, बॉस बोला आप सीएलसी का मैथ्स ज्वाइन कर सकते हो। और उस टाइम के हमारे कैंप्स चलते थे, तो सारे टाइम स्टडी होती थी, हॉस्टल दूर रहता था, ठीक है। तो फिर मैंने यही मैथ्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट आप बता रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपने 590 590। 590 आपने हासिल किया। जब एक स्टूडेंट पहली बार अगर किसी एग्ज़ाम में जाता है और फेस करता है और उस टाइम वो सफल नहीं हो पाता किन्हीं कारणों की वजह से, जब सेकेंड अटेम्प्ट करता है तो एक डिप्रेशन वो पीछे वाला रहता है कि कहीं पीछे वाला रिजल्ट नहीं आ जाए या पेपर हार्ड आ जाए, मेरे 2 साल ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ माहौल होता है या फिर मोटिवेट होता है कि नहीं, बिल्कुल पहली बार तो आपको ऐसा लगता है, मतलब अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और फिर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको लगेगा ही, मतलब मैंने इतने अच्छे से मेहनत की फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया तो कि अब मैं क्यों करूं। लेकिन उस टाइम मुझे भी ऐसा फील हुआ था, 590 थे मेरे, तो उस टाइम मैंने भी सोचा कि मैं दूसरे कोर्सेज मिल रहे थे मुझे, BDS BAMS, तो मैं वो ज्वाइन कर लेता। मैंने प्लान भी बना लिया था कि मैं करूँ, लेकिन फिर बॉस का कॉल आ गया। जैसे कि मैं बॉस से एक बार मिल रखा था, उनको पता है सबका, बॉस को कि नहीं बेटा आप वापस आ जाओ। तो जैसे ही रिजल्ट आया, बॉस ने बोला कि आप, मेरे 590 मार्क्स थे, वो कॉलेज मतलब मिलने, MBBS मिलने का कोई चांस नहीं था। बॉस ने बोला आप वापस आ जाओ। फिर बॉस ने मोटिवेट किया और बॉस ने बोला कि मतलब लंबी जर्नी होती है, कभी कभार आपका लक नहीं होता, काम नहीं करता, लेकिन फिर फुल द ईयर बॉस एंड जो फैकल्टी जाके उन्होंने मोटिवेटेड माहौल रखते हैं, देन फिर हमें स्ट्रेस फील नहीं होता। कैसा फील करते हैं जब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ? और आपने बताया कि बॉस आपके लिए एक मेंटर का काम करते हैं, एक मेंटर के तौर पर बॉस को, एक शिक्षक के तौर पे नहीं, कि मेंटर एक पेरेंट्स के तौर पर, क्योंकि ये वही आपके यहाँ गार्जियन है। कैसे ख्याल रखते हैं सारे स्टूडेंटों का अमूमन, अगर अपन आमतौर पर बात करें तो? अभी मतलब बॉस का ये रूटीन रहता था पहले, जैसे बॉस का घर भी आपको पता है यही है, यहाँ से मतलब 100-200 मीटर की दूरी पे होगा। फिर भी मतलब बॉस सुबह 7-8 बजे समथिंग और फिर रात को 12 बजे यहाँ से जाते हैं। इतना पास में घर है, फिर भी वो बॉस का यहाँ पे टिफ़िन आता है जी। मतलब सारे टाइम वो कोचिंग में रहते हैं। और हमारे पहले मतलब स्टडीज़ टाइम होता था, तब क्लासेस चलती थी, जैसे हमारी क्लासेस मॉर्निंग टाइम में होती थी 7 to 1 PM, तो हमारा रात को कैंप लगता था 7 से 12। तो उस टाइम कैंप में भी बॉस यहीं पे रहते थे, कैंप आते थे तब हमें सामने मिलते थे, और जब कैंप छूट रहा हो तब भी हमें बाय बोलने के लिए वो करमस्थली गेट के सामने ही मिलते थे हमेशा। एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका शेड्यूल, कि वो किस तरीके से पढ़े और कितना पढ़े, ये सबसे ज़रूरी होता है। तो आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब आपका स्टडी शेड्यूल क्या था, और फिर आपने जब सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी की तो उसमें क्या आपने परिवर्तन किया, क्या बदलाव किया, क्या आपने 720 में से 705 अंक हासिल किए, जो कि बहुत बेहतरीन मार्क्स हैं? कैसे? पहली बात तो क्या है कि हम 11th में, जैसे मैं यहाँ पे CLC मैंने ज्वाइन की थी 11th 12th, और 12th में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मेरे मार्क्स थे 590, और फिर मैंने एक बार और तैयारी करके अब 705 मार्क आए। तो पहले तो आप नए नए आते हैं इस फील्ड में, मतलब क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता वो पता नहीं होता। तो शुरू में 11th में आए थे हम यहाँ पे, तब क्या है कि बाकी जैसे हमें टीचर्स क्लास में पढ़ाएंगे, नोट्स पढ़ाएंगे और भी स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल्स वगैरह दिए जाते हैं, तो हम क्या उन पर ही फोकस करते थे, हमें इतना पता नहीं था कि क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। फिर धीमे धीमे टीचर्स ने बताया, फिर पता चला कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो NCERT ओरिएंटेड होता है पूरा, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। नीट में ऐसा होता है कि आपको एक ही चीज़ को बार बार करना होता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं करना। जैसे IIT वो तो थोड़ा अलग लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या आपको आउट भी जाना होता है, अच्छे कॉन्सेप्ट बना होते हैं। नीट में क्या है कि आप एक चीज़ करो लेकिन उसको बार बार करो तो आप उसको अच्छा कर पाओगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम। और प्रैक्टिस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा, आप भारत की किसी की कोचिंग में देख लो, सबसे ज़्यादा टेस्ट CLC में करवाए जाते हैं।
टेस्ट का कितना रोल होता है? टेस्ट मतलब अब फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग मतलब सक्सेस नहीं हो पाते ना, इसका मेन रीज़न टेस्ट ही होता है। कि वो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। एक तो पहली बार मैंने एग्ज़ाम फोबिया होता है, पहली बार आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, इतने लोगों को देखोगे, बहुत भीड़ होती है बाहर, कितना फोबिया, इतने लोग हैं, मेरा कैसे सिलेक्ट हो पाएगा, तो वो एग्ज़ाम फोबिया मेन टेस्ट से दूर होता है। लेकिन टेस्ट में कभी अगर नंबर मान लीजिए कम आ गए, आपकी रैंक अच्छी चल रही है, फिर अचानक डाउनफॉल आ गया, तो कैसे मैनेज करते हैं वो डिप्रेशन? जो एक स्टूडेंट अचानक उसके साथ ये घटनाएं होती हैं, कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो जाए या फिर दोस्तों के साथ कोई बातचीत हो जाए और वो डिप्रेस हो जाता है, तो इससे कैसे फाइट किया जाता है? देखो, अप्स एंड डाउन सबके आते हैं। अब भले कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कभी ना कभी आपके मार्क्स कम आएंगे, अच्छे चल रहे फिर भी कभी ना कभी कम आएंगे। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अभी तो साहिल सर भी आ गए, आप जानते हो। जी जी। तो हमारे जैसे भी टेस्ट होते थे, अगले दिन उसका रिजल्ट आता था, तो रोज़ वो रिजल्ट्स इवेलुएट करते थे। मतलब किसी बच्चे का मान लो कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स चल रहे हैं, फिर उसके कभी कम आ गए, तो उसको पर्सनली जाकर वो पूछते हैं कि आपके मार्क्स कैसे कम आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो, एकेडमिक्स हो, वो सब सॉल्व करते हैं। और आपके साथ अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आपने फिर क्या उपाय किया? बस वही बॉस से मिल लो या साहिल सर से मिल लो। मतलब इतनी बड़ी कोचिंग है, आप सोचोगे कि कौन क्या कौन नहीं मिल डिप्रेशन पाता होता है? होगा। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय क्या डिप्रेशन होता है, क्या ख्याल आते हैं, क्या? जैसे मान लो कभी आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स चल रहे हैं, ठीक ठीक, मतलब कट ऑफ से ऊपर चल रहे हैं, कभी आपके 2-3 टेस्ट में लगातार कम मार्क्स आ गए, तो वो डिप्रेशन रहता है कि क्या मैं इस बार सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। उस डिप्रेशन के लिए फिर अब कभी कभार क्या है कि मान लो टेस्ट ही कभी ख़राब आ जाए, या आपकी प्रॉब्लम हो, कभी OMR में मिस्टेक हो जाए, किसी भी कारण से नंबर कम आ जाए, तो उस टाइम जो डिप्रेशन होता है कि मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस बारे में, क्या पता मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर आप इनसे डिस्कस करते हैं? फिर डिस्कस करते हैं, तो वो मतलब अच्छे से मोटिवेट करते हैं। उनको पता है सब फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम से फील्ड में है, कैसे मैनेज करना होता है, क्यों होता है, होते रहते हैं, मतलब समझाते हैं हमें अच्छे से, और टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल करते हैं। अब आप ऋषिकेश एम्स में हैं, जहाँ देश के बड़े बड़े प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ की जर्नी और मैं एज ए CLC में जो आप स्टूडेंट रहे, तो यहाँ के टीचर्स के साथ जो आपका अट्रैक्शन रहा, कैसे देखते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस? अट्रैक्शन मतलब मैं ऐसे बुराई नहीं करना चाहूँगा, पर जैसे आप कॉलेज में जाओगे ना, तो कॉलेज में मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली कि वहाँ का वातावरण कैसा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, उनकी सपना होता है डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ क्या होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। मतलब जैसे यहाँ पे कोचिंग है और ऑब्वियसली CLC है, तो यहाँ पे टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे आपको टीचर्स बोलेंगे कि आपको कोई डाउट है, किसी चीज़ में डाउट है, आपको पढ़ा लिया, तो वो पर्सनली आपको सपोर्ट करेंगे, पूछेंगे। अब कॉलेज में क्या होता है कि प्रोफेसर आएंगे, आपको ऐसे में बुरा नहीं बोल रहा, पर क्या है कि वो पढ़ाएंगे, उसके बाद ऐसा पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता उससे, पर्सनल जो केयरिंग होती है, पर्सनल केयरिंग वो नहीं हो पाती। कि आपको पढ़ना पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए। पढ़ाएंगे अच्छे से, सब कुछ बता देंगे, फिर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो आपको खुद को ही सॉल्व करनी पड़ेगी, किसी से कहीं पे मैनेज करके वो। लेकिन कोचिंग्स में CLC में ये अच्छा है कि आप टीचर से पर्सनली कांटेक्ट करके वो सब सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वहाँ तक जाने के बाद आप मेच्योर भी तो हो जाते हैं कि आप अपने भविष्य को आप देखिए, टीचर्स का काम पढ़ाना। वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या है, अलग होता है एम्स ऋषिकेश में, इंस्टीट्यूट में क्या अलग देखा आपने? मतलब यहाँ तो कैसा माहौल है कि आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, सारे टाइम पढ़ना होता है। हमारे जैसे क्लासेज चलती थी 7 to 1 PM क्लासेज, शाम को कैंप जाओ, फिर वापस मैस खाना खाओ, सो और कैंप जाओ। मतलब कॉलेज लाइफ में क्या हो जाता है कि फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने पर बहुत मौका मिलता है। अब जैसे हमारी क्लासेज चलती हैं वहाँ पे, तो क्लासेज के अलावा स्पोर्ट्स में जा सकते हो आप, कल्चरल पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत अलग अलग चीज़ें। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड में आ गए तो मुझे वही बनना है। आप कहीं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, कल्चरल में कहीं बहुत अच्छे हो, तो आप उसमें भी अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और वहाँ की एजुकेशन में डिफरेंस क्या होता है? मतलब जैसे यहाँ पे आपको क्लास में पढ़ा दिया गया, एक टॉपिक है उसको पढ़ा दिया गया, फिर उसका टेस्ट ले लिया गया, फिर अगला टॉपिक करा दिया, वहाँ के कैसे होता है? अब जैसे यहाँ तो क्या है कि कुछ भी कहो, पढ़ना है वढ़ना है, बाकी यहाँ का मेन रीज़न है कि आपको नीट को कम्पीट करना है, जी, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दें। ठीक है। आपको जो थ्योरी नॉलेज है एग्ज़ाम को आपको कंप्लीट करना है, पर बाकी वहाँ पे MBBS में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाएगा। हमारी जैसे क्लासेज होती है तो उसमें 50% से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासेज ही होती हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जैसे मान लो कोचिंग्स में हमें ब्लड पढ़ा दिया, ब्लड्स के कंपोनेंट बता दिए, क्लास की होगी, थ्योरी होगी, उसका टेस्ट हो गया, पर वहाँ ऐसा नहीं होगा। आपकी पहले थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे कि ब्लड कैसा दिखता है, आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे, वो सब बताएंगे। तो वहाँ पे MBBS की जर्नी में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। थ्योरी के बाद में उसे आप प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। मतलब ऐसा होता है, पढ़ना तो वहाँ भी होता है। अब क्या कुछ तो ज़्यादा माहौल बना लेते हैं कि आपको कॉलेज में जाके सब मज़े हैं, वैसा है, ऑब्वियस सी बात है, मज़े हैं,
कॉलेज से यहाँ से कॉलेज का माहौल बहुत फैमिलियर होता है। आप अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, के लोग अलग अलग विचारधारा के लोग वहाँ आते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता उनसे इंटरेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। पर यहाँ की तरह सारे दिन पढ़ना वढ़ना वहाँ नहीं होता। आप अच्छा है पढ़ सकते हो, पढ़ना भी होता है, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में आप भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। है। आपका शेड्यूल क्या रहा? जैसे आपने 705 हासिल किए, तो क्या शेड्यूल सुबह से लेकर शाम तक का, सोने तक का आप शेड्यूल बताया कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, किस सब्जेक्ट को आप इम्पोर्टेंस देते थे? नीट में किस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है? अगर किसी में आप कमज़ोर हैं तो किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो, सब्जेक्ट की आपने बात की तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में कैसे हो। अब जैसे मान लो किसी को फिजिक्स अच्छे से नहीं आ रही है, किसी को केमिस्ट्री नहीं आ रही, किसी को बायोलॉजी नहीं आ रही, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी नहीं आ रही। जो सब्जेक्ट आपको कम आ रही है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। जैसे नीट में आपको बताइए फिजिक्स फोबिया बहुत होता है, मोस्ट ऑफ लोगों को फिजिक्स नहीं आती, तो आप उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसको ज़्यादा टाइम दें। जैसे मैं बताऊँ तो जब हमारी क्लासेज लगती थी टारगेट बैच में, तो हमारा मॉर्निंग बैच था, तो 7 बजे से 1 बजे तक क्लासेज रहती थी, फिर हम लंच करते थे 2 बजे तक, फिर एक घंटा 3 बजे तक आप रेस्ट कर लो आराम से। ठीक है। फिर 3 से 5 जो मैं बता रहा हूँ, हाँ, आप तो 3 से 5 में क्या है कि जो क्लास में पढ़ाया मुझे वो मैं पूरा रिवाइज़ कर लूँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, और फिर 5-6 बज जाते थे। उसके बाद हम असेंबली ज्वाइन कर लेते थे, वहाँ पे मोटिवेशन सेमिनार, कुछ मोटिवेटेड गाने, बॉस भी मोटिवेट करते थे, कभी टीचर्स भी आते, तो उससे क्या वापस पूरे रिफ़्रेश हो जाते थे माइंड। उसके बाद 7 बजे डिनर करके फिर वापस हम पढ़ आते थे कैंप हमारा लगता था 8 से 12। कैंप में क्या होता है कि आपको जैसे रूम पे आप अकेले अकेले पढ़ रहे हो, कभी आपका मन नहीं कर रहा, सो जाऊँ, वैसा डिमोटिवेटेड भी अकेले कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। पर कैंप में क्या होता है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल मिलता है। ये कैंप मतलब CLC का यूनिक है। अब अगर आप शुरू से कैंप को फॉलो करते रहेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती। यानी कि आप कैंप को फॉलो कीजिए और टेस्ट सीरीज को आप प्रॉपर टाइम टू टाइम दीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। तो मतलब CLC के 3 ही मंत्र सबसे मुझे अच्छे लगे यहाँ पे, टेस्ट सीरीज, कैंप और असेंबली। मतलब यहाँ के टेस्ट यूनिक है और मतलब बहुत होते हैं टेस्ट यहाँ पे, और असेंबली तो है ही आपको बताया, और कैंप जैसे। अब आपने जो 705 अंक हासिल किए हैं इस सक्सेस में, नो डाउट आपका तो सबसे ज़्यादा योगदान है ही, लेकिन इसके बाद आपके पेरेंट्स, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के आपके टीचर्स, यहाँ के मैनेजमेंट, किन का क्या क्या कैसे रोल देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपको कोचिंग का क्या काम होता है, आपको कोच करना, फिर आपको पढ़ना खुद होता है। तो सबसे अच्छा पहला रोल तो कोचिंग का है कि वो आपको अच्छे से पढ़ाएं, अच्छा मटेरियल दें। उसके बाद खुद स्टूडेंट पर भी मोस्ट डिपेंड करता है, फिर कोचिंग वाले आपकी कैसे केयर करते हैं। तो CLC में बहुत केयर की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर्स चल रहे हैं, मान लो आपने पढ़ाई कम कर लिया, किसी कारण पढ़ाई आपकी कम हो गई, तो आपके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तो फिर वापस कोचिंग से आपको कॉल आएगा, आपको पूछेंगे पर्सनली आके कि आपके मार्क्स कैसे कम आ गए, कोई प्रॉब्लम है या पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें बहुत CLC हेल्प करती है। आपके टीचर्स का भी इंटरेक्शन बच्चों के साथ अच्छा होता हाँ, टीचर्स के साथ बहुत सही होता है। है कि किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो रही है किसी पेपर में, तो फिर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं? हाँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकती हैं, यही सबसे अच्छी चीज़ है CLC में। मतलब जैसे टेस्ट हुआ, हमारे क्या होता है कि संडे को जनरली टेस्ट होते हैं सब, तो अगले दिन मंडे को पूरी टेस्ट का सॉल्यूशन होता है क्लास में। आपको कितने क्वेश्चन आपने किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं, पूरे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपका सॉल्यूशन होगा पेपर में। फिर जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो टीचर्स बताएंगे ऐसा ऐसा ऐसा, फिर सब बता देंगे। फिर टीचर्स बोलेंगे अगर आपको अब भी कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो आप ब्रेक में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट काउंटर पे पूछ सकते हैं, और आप टीचर से पर्सनली भी टाइम मांग सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या आपके पास आके पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। अब आपने नो डाउट जो ऋषिकेश आपको एम्स मिला है वो खुशी तो आपके है ही, लेकिन आपके जो साथी हैं या वो एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की 2025 के लिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मोटिवेट करने के लिए क्या बताना चाहेंगे? अगर उनके कभी डिप्रेशन हो तो उससे वो कैसे दूर हों, किस सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करें, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है, कैसे टिप्स के तौर पे आप क्या? अब सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है वो मैं एग्ज़ाम में कर पाऊँगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्लियर नहीं कर पाते, यही फोबिया रहता है एग्ज़ाम का कि मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जैसे सब्जेक्ट वाइज मैंने अप्रोच बताई आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आपको
ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जो आपको अच्छी आती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसको आपको कम टाइम देना है। और अब क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया का और ऐसा माहौल हो गया है, तो कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपको बता दें कि ऐसे पढ़ लो, हमारा क्रैश कोर्स ले लो, वो ले लो। बल्कि आपको ऑफलाइन कोचिंग प्रॉपरली ज्वाइन करनी चाहिए, उसके बाद उसको फॉलो क्या करते रहना। मानते हैं कि इन सोशल मीडिया से जब नीट की आप तैयारी करें तो इनसे दूर रहना चाहिए या फिर अपडेट रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अगर सही मानो तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि मानो नहीं मानो आप 1-2 घंटे 3 आप उसमें वेस्ट करोगे ही, वो कोई आपके काम नहीं आने वाले। अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा तो आप टाइम लिमिट सेट कर लो, कुछ भी कर लो, आधा घंटा 1 घंटा पेरेंट्स से बात कर लो, उस टाइम देख लो। बाकी अगर आप सोशल मीडिया अच्छे से ज़्यादा यूज़ कर ले तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो मार्क्स हासिल किए, आगे आप एम्स में 4 से 5 साल की तैयारी करेंगे और उसके बाद आप डॉक्टरी की फील्ड में उतर जाएंगे प्रोफेशनल तौर पर। और फिर जो आपकी सेवा का भाव था वो लेकर आप निश्चय अच्छी सेवा करेंगे, हमारी उम्मीद है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो ये आपने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट की जर्नी शुरू से शुरुआत होकर आखिर मुकाम तक पहुंचती है, तो किन कठिनाइयों का वो सामना करते हैं। और इसी तरह सीएलसी में और बच्चे हैं जो नीट और जेई में अच्छा प्रदर्शन कर अच्छी मेडिकल कॉलेज, आईटी कॉलेज में गए हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।